हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में संभावित प्रश्नों को रखा गया है। यही सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रश्नों को यहाँ पर देखे रहेंगे और पढ़े रहेंगे तो पेपर में आते ही चुटकियों में आप उसको हल कर लेंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके सवालों को। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध में मतभेदों का एक कारण रहा है। ऑप्शन में दिया है राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद या मुख्यमंत्री का पद। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, राज्यपाल का पद। केंद्र राज्य संबंध में दोस्तों राज्यपाल का पद मतभेद का एक कारण रहा है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह नियुक्ति दोस्तों केंद्र सरकार की अनुशंसा पर होती है। राज्यपाल के द्वारा कभी कभी राज्य सरकारों के विरुद्ध निर्णय के कारण विवाद हो जाता है, इसलिए राज्यपाल के पद को केंद्र और राज्य के मध्य मतभेद का एक कारण माना जाता है। उम्मीद है कि यह पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? ऑप्शन में दिया है विधायिका, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका और मीडिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, न्यायपालिका। संघीय व्यवस्था में दोस्तों न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। संघात्मक व्यवस्था वाले राज्यों में दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है ताकि संविधान का अतिक्रमण न हो और शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार चलाया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन में दिया है पहला, मानव जीवन को उत्तम बनाने के लिए, दूसरा है जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, तीसरा है गरीबों के उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए और चौथा है अमीर लोगों के द्वारा गरीबों के उत्पीड़न को वैधानिकता प्रदान करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों। कार्ल मार्क्स के अनुसार दोस्तों राज्य की उत्पत्ति अमीर लोगों के द्वारा की जाती है गरीबों के उत्पीड़न को वैध बनाने के लिए। कार्ल मार्क्स दोस्तों राज्य की उत्पत्ति जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में खोजता है। मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार दोस्तों जब आदिम युग में समाज में साम्यवादी व्यवस्था उपस्थित थी, उस समय वर्गों की अनुपस्थिति थी और राज्य भी अनुपस्थित था। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि के कारण बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन शक्तियों का और अधिक विकास होने के परिणाम स्वरूप यह आदिम साम्यवादी व्यवस्था टूट गई। व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हुआ, इसके साथ ही वर्गों का जन्म हुआ। समाज में परस्पर विरोधी हितों पर आधारित दो वर्गों दास और स्वामी का सृजन हुआ। ऐसे वर्ग समाज के दास स्वामियों की व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा तथा उनका दासों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए दमन और शोषण के एक साधन की जरूरत महसूस हुई। इस जरूरत ने ही राज्य की उत्पत्ति की। कार्ल मार्क्स के अनुसार दोस्तों राज्य वर्ग समाज की उपज है जिसका उदय वर्गों के उदय के साथ हुआ है और वर्गों के मिटने के साथ ही यह खत्म हो जाएगा, यानी कि राज्य धीरे धीरे मुरझा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति अमीरों के द्वारा गरीबों के उत्पीड़न को वैधता प्रदान करने के लिए की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है शूकर दर्शन, भौतिकवादी दर्शन, नीतिपरक दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, शूकर दर्शन। जर्मी बेंथम के द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी दर्शन को दोस्तों शूकर दर्शन यानी कि शुगर का दर्शन कहा जाता है, क्योंकि उसने सुख में मात्रात्मक अंतर किया है, ना कि गुणात्मक। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन में सुधार किया और बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को सुअर का दर्शन कहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम निम्नलिखित में से
किसे समाविष्ट नहीं करते हैं। ऑप्शन में दिया है पहला, मात्रा की गुणवत्ता में तथा इसके विपरीत रूपांतर का नियम। दूसरा है विरोधी की एकता का नियम। तीसरा है नकारने को नकारने का नियम। और चौथा है द्वंद्वात्मक पद्धति अपने चालन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करती है। तो इनमें से क्या सही होगा? कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम, इनमें क्या शामिल है और क्या नहीं है? कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला शामिल नहीं है। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति के दोस्तों 3 मूल नियम हैं। परिमाण से गुण की ओर परिवर्तन, परस्पर विरोधी तत्वों की अंतर्व्याप्ति और निषेध का निषेध, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? ऑप्शन में दिया है वर्ष 1935 में, वर्ष 1936 में, वर्ष 1937 में या वर्ष 1938 में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, वर्ष 1937 में। वर्ष 1937 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? ऑप्शन में दिया पहला, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य के मुख्य सचिव। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए जो शक्ति होती है, जो अथॉरिटी होती है, वह राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। पंचायत के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। अनुच्छेद 243 के में इसका प्रावधान किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव सुधारों के साथ संबंधित नहीं है? भारत के चुनाव सुधार से ऑप्शन में दिया पहला, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, जी.बी.के. राव समिति और तारकुंडे समिति। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, इसमें से दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और तारकुंडे समिति, ये 3 चुनाव सुधारों से संबंधित है। जी.बी.के. राव समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, इसलिए यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जी.बी.के. राव समिति दोस्तों चुनाव सुधार से नहीं बल्कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया है भारतीय राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दोस्तों संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से और साबित कदाचार यानी कि असमर्थता के आधार पर ही पदमुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की यही प्रक्रिया है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभिकथन ए और कारण आर वाला। अभिकथन ये है कि गांधी के अनुसार राज्य के कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। महात्मा गांधी दोस्तों दार्शनिक अराजकतावादी विचारक थे। महात्मा गांधी दोस्तों नैतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य को अनैतिहासिक प्रमाणित किया है। हालांकि महात्मा गांधी राज्य का उन्मूलन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वे राज्य के कार्यों को सीमित करना चाहते हैं, ना कि वृद्धि। तो यह गलत है, अभिकथन गलत है। और कारण आर है कि राज्य एक आत्मा विहीन यंत्र है। तो यह गांधी जी के अनुसार सही है। तो इनमें से दोस्तों ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा,
ए गलत लेकिन आर सही। फिर अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं? ऑप्शन में दिया है अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, राजनीति शास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र से संबंधित है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि विभिन्न पहलुओं पर विवेचन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। फिर अगला है, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? ऑप्शन में दिया है न्याय का सिद्धांत, सप्तांग का सिद्धांत, दैवी सिद्धांत या दंड का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जो कि सावयवी सिद्धांत पर आधारित है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग माने हैं। कौन कौन? स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। फिर अगला है, गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? ऑप्शन में दिया है वर्ग विहीन राज्य, समाजवादी राज्य, राम राज्य या अराजकतावादी राज्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य राम राज्य होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन में दिया है गियरके, हाब्स, मैटलैंड और जीडीएच कोल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, हाब्स। हाब्स बहुलवादी विचारक नहीं है। गियरके, मैटलैंड, जीडीएच कोल, मिस फॉलेट ये लोग बहुलवादी विचारक हैं। बहुलवाद दोस्तों एकलवादी संप्रभुता का विरोध करता है। उसका मानना है राज्य संघों का संघ है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन में दिया है प्लेटो ने, अरस्तु ने, बोदा ने या लॉक ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, बोदा ने। संप्रभुता की धारणा का सबसे पहले निरूपण जीन बोदा ने किया था। राज्य रूपी संगठन जो कि अन्य सारे संगठनों से उच्च शक्तिशाली रूप से संगठित है, वह संप्रभुता के कारण ही है। संप्रभुता ही राज्य को अन्य संगठनों से अलग करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? ऑप्शन में दिया है लॉक, बेंथम, मार्क्स और ऑस्टिन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों। जॉन ऑस्टिन ने दोस्तों अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में अद्वैतवादी यानी कि एकलवादी संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। जॉन ऑस्टिन को अद्वैतवादी संप्रभुता का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है? ऑप्शन में दिया है भूभाग, प्रशासन, संप्रभुता और जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, संप्रभुता। संप्रभुता दोस्तों राज्य का वह आवश्यक तत्व है जो अन्य समुदायों से राज्य को अलग करता है। यह राज्य की एक ऐसी शक्ति है जो अपने भूक्षेत्र में कानूनों का पालन करा सके और बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में बंधकर काम कर सके। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? देख करके बताइए क्या सही है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। प्लेटो के अनुसार यही न्याय का अर्थ है। फिर अगला है, अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन में दिया है कानूनी न्याय, वितरणात्मक न्याय, सामाजिक न्याय या राजनैतिक न्याय।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों। अरस्तु के अनुसार दोस्तों न्याय अपने व्यापकतम अर्थ में सदाचार का पर्यायवाची है। एक जनतंत्र में न्याय का आधार स्वतंत्रता तथा समानता है। इसके विपरीत यानी कि धनिक तंत्र में राजकीय पद धन के आधार पर प्राप्त होते थे। अरस्तु ने उसके विपरीत वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया ताकि सबके साथ न्याय हो सके। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार फैसिलिटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिया पहला पुरानुभूति, दूसरा है उन वस्तुओं को जिसे व्यक्ति पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता, सी है आनंद और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों। हॉब्स के अनुसार फैसिलिटी का अर्थ है उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने की निरंतर सफलता है। थॉमस हॉब्स दोस्तों इंग्लैंड का एक प्रमुख समझौतावादी विचारक है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है? ऑप्शन में दिया है अरस्तु, लेनिन, जेरमी बेंथम और जे.एस. मिल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने दोस्तों बेंथम के एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का खंडन किया तथा शिक्षित और संपत्तिशाली लोगों के लिए बहुल मतदान व्यवस्था का प्रतिपादन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक प्रतिनिधिमूलक सरकार पर विचार में जे.एस. मिल क्या प्रतिपादित करता है? इसमें दिया है पहला, मताधिकार केवल उनको दिया जाना चाहिए जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें प्रारंभिक गणित का ज्ञान हो। तो पहला इसका गलत है दोस्तों। जे.एस. मिल ने दोस्तों शिक्षित और संपत्तिशाली लोगों के लिए बहुल मतदान यानी कि कई मतदान का समर्थन किया है, लेकिन गणित का ज्ञान जरूरी नहीं माना है। फिर अगला है, मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा नहीं होना चाहिए। तो यह भी गलत है दोस्तों। मिल ने गुप्त मतदान का समर्थन किया है। फिर अगला है, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो यह भी गलत है, उच्च शिक्षा जरूरी नहीं है। मिल ने शिक्षित और संपत्तिशाली लोगों के लिए बहुल मतदान का समर्थन किया है, लेकिन उच्च शिक्षा जरूरी नहीं है। फिर अगला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यही इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, क्योंकि इनमें से जो बातें लिखी गई हैं वह कोई भी मिल के बारे में सही नहीं है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय का समर्थन किया था? ऑप्शन में दिया है चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। चौरी चौरा कांड के बाद दोस्तों महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उनके इस निर्णय से सभी भारतीय नेता नाराज हो गए थे। किसी ने भी उनके उस निर्णय का समर्थन नहीं किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रवादी नेता के विषय में कहा गया है कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी थे? ऑप्शन में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों नरम दल और गरम दल में बटा था, तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर वे रूढ़िवादी थे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन में दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कार्ल मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? ऑप्शन में दिया है
वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक पद्धति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, द्वंद्वात्मक पद्धति। कार्ल मार्क्स ने दोस्तों हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति वाला विचार लिया था, लेकिन दोनों के द्वंद्वात्मक पद्धति में अंतर था। हीगल के लिए विचार महत्वपूर्ण था और मार्क्स के लिए पदार्थ महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न विचारकों में से किसकी यह कल्पना थी कि अंततः राज्य विघटित हो जाएगा? ऑप्शन में दिया है कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और माओ त्से तुंग। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स दोस्तों साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन करता है। उसका मानना है कि वर्गहीन समाज में राज्य और राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं होगी, परिणाम स्वरूप राज्य का लोप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला है, मार्क्स ने साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला, एक दिशा मिली। यह किसने कहा है? ऑप्शन में दिया बेंथम, मिल, ग्रीन और लास्की। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, लास्की। यह कथन लास्की का है।